बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ बिलाल हसन, योर फिज़िक्स टीचर। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स के अंदर मोशन के बारे में, जिसके अंदर हमने मोशन को डिस्क्राइब किया और मोशन की डिफरेंट टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा। तो आज का हमारा टॉपिक वहीं से शुरू होता है और वो है रोटेटरी मोशन। व्हाट इज़ मीन बाय रोटेटरी मोशन? The spinning motion of a body about its axis is called its rotatory motion. Means अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द मूव कर रहा हो, मोशन में हो, तो उसकी मोशन को हम नाम देंगे रोटेटरी मोशन। तो रोटेटरी मोशन की एग्जांपल्स के अंदर किस किस तरह की मोशन आ सकती है, तो अगर हम देखें अपने स्टीयरिंग व्हील की, हमारे गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील, उसकी मोशन हमारी रोटेटरी मोशन की एग्जांपल में आएगी। या फिर अगर हमारे पास कोई स्टूडेंट किसी बॉल को अपनी ही फिंगर टिप्स के ऊपर गोल गोल रोटेट करवाए तो उसकी मोशन रोटेटरी मोशन कहलाएगी। या फिर एक व्हील अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द मूव करता है तो उसकी मोशन भी रोटेटरी मोशन कहलाएगी। रोटेटरी मोशन के बारे में हमने पढ़ा, लेकिन हमने सर्कुलर मोशन के अंदर भी ऑब्जेक्ट्स को गोल गोल घूमते देखा। तो अब इससे सवाल पैदा होता है कि क्या सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन एक ही हैं? नहीं स्टूडेंट्स, रोटेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन के अंदर बहुत फ़र्क है। कि जैसा कि हमने देखा कि हमारा ऑब्जेक्ट अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द गोल गोल घूम रहा है तो इसकी मोशन रोटेटरी मोशन कहलाएगी। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट किसी एक खास फिक्स्ड एक्सिस के इर्द गिर्द ना घूम रहा हो, बल्कि सिर्फ और सिर्फ वो गोल गोल घूम रहा हो, जैसा कि हम लोगों ने एक टॉय ट्रेन की एग्जांपल ली थी, उसकी मिसाल सर्कुलर मोशन की है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट्स अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द मूव कर रहा हो तो उसकी मिसाल रोटेटरी मोशन की होगी। आइए एक और एग्जांपल से सर्कुलर और रोटेटरी मोशन के दरमियान फ़र्क को वाज़ेह करते हैं। The motion of Earth around the Sun is circular motion and not the spinning motion. However, the motion of Earth about its geographic axis that causes day and nights is rotatory motion. जैसा कि हमारी जो ज़मीन वो सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है, जिस वजह से हमारे मौसम बदलते हैं, तो वो वाली मोशन कहलाती है सर्कुलर मोशन। लेकिन हमारी ज़मीन अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द भी घूम रही है, वो उसकी मोशन कहलाती है रोटेटरी मोशन, जिस वजह से दिन और रात बदलते हैं। तो आई होप आप लोगों को रोटेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन के दरमियान फ़र्क का पता चल गया होगा। तो अब हम चलते हैं अपनी मोशन की नेक्स्ट टाइप की तरफ, जो कि है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन मीन्स टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज़ नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। मीन अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द वाइब्रेट करे, आगे पीछे मूव करे, टू एंड फ्रो मोशन मूव करे, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करे, तो उसकी मोशन कहलाएगी वाइब्रेटरी मोशन। तो आपके जहन के अंदर ऐसे कौन सी एग्जांपल्स हैं जिनके अंदर हमारा ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करता है, अपनी खास फिक्स्ड मेन पोजीशन के इर्द गिर्द आगे और पीछे बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करता है? तो आई होप आप लोगों की एग्जांपल एक पेंडुलम की आएगी, कि जैसा कि हम लोगों ने पेंडुलम के अंदर देखा, इस क्लॉक का पेंडुलम अपनी एक खास फिक्स्ड मेन पोजीशन के इर्द गिर्द टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा है। या फिर ये बच्चा जो कि एक झूले के ऊपर बैठा हुआ है और ये झूला आगे और पीछे बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मोशन परफॉर्म कर रहा है। या फिर ये दोनों स्टूडेंट्स सीसा के ऊपर बैठे हुए फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये तीनों तरह की एग्जांपल्स हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन की एग्जांपल्स के अंदर आती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने मोशन और मोशन की तमाम जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनको हमने एक्सप्लेन किया। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि 2.3 है, स्केलर्स एंड वेक्टर्स की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज़ मीन बाय स्केलर्स एंड व्हाट इज़ मीन बाय वेक्टर्स, और इन दोनों को हम किस तरह से अलग अलग तौर पे उनके अंदर फ़र्क बयान कर सकते हैं। आइए अब हम स्केलर्स को डिफ़ाइन करते हैं। स्केलर्स अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी कम्प्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली इज़ कॉल्ड स्केलर। मीन्स अगर एक ऐसी क्वांटिटी जिसको उसकी मैग्नीट्यूड और उसके यूनिट्स की मदद से हम एक्सप्लेन करें, ऐसी क्वांटिटी कहलाती है स्केलर्स। मिसाल के तौर पे ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स आती हैं जिनको हम उनके सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट्स की मदद से एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं? जस्ट लाइक आवर मैस, लेंथ, टाइम, स्पीड, वेलोसिटी, वर्क एंड एनर्जी। अब देखिए, लेट्स सपोज अगर आप लोग शुगर लेने के लिए जाएँ किसी भी शॉप के ऊपर, तो आप उसको ये कहेंगे कि मुझे 1 kg शुगर दीजिए, 1 किलो चीनी मुझे चाहिए। अब
आपने कभी उससे ये कहा है कि इतने किलोग्राम चीनी इस डायरेक्शन के अंदर दें, मतलब उसके अंदर और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। तो ऐसी वो वाली चीज़ें जिनको एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ उनकी मैग्नीट्यूड, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू और उनके यूनिट्स ही काफ़ी हों, ऐसी वैल्यूज़, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं स्केलर क्वांटिटीज़। जस्ट लाइक द मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी मीन्स इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू विद एन अप्रोप्रिएट यूनिट सच एज 2.5 kg। इसके अंदर 2.5 एक न्यूमेरिकल वैल्यू उसका मैग्नीट्यूड है और kg उसके यूनिट्स हैं। अब 40 सेकंड्स के अंदर 40 जो मैग्नीट्यूड और न्यूमेरिकल वैल्यू है और सेकंड्स यहाँ पे उसके यूनिट्स हैं। तो स्केलर को डिफ़ाइन करने के बाद अब हम चलते हैं वेक्टर्स की तरफ। तो जिस तरह के स्केलर्स को हमने डिफ़ाइन किया विद द हेल्प ऑफ ओनली इट्स मैग्नीट्यूड एंड यूनिट्स, तो अगर हम इन मैग्नीट्यूड एंड यूनिट्स के साथ एक चीज़ का और इजाफा कर दें और वो क्या चीज़ हो, डायरेक्शन, तो इसका मतलब कि वही स्केलर क्वांटिटी अब क्या बन जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। मीन्स a vector can be described completely by its magnitude along with its direction। मीन्स कि दो चीज़ें जो हमने ऊपर पढ़ी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको हमने मैग्नीट्यूड का और दूसरे उसके यूनिट्स का, और अगर हम इन दोनों चीज़ों के अंदर एक चीज़ का और इजाफा कर दें और वह है उसकी डायरेक्शन, तो यही स्केलर क्वांटिटी कन्वर्ट होगी उसकी वेक्टर क्वांटिटी के अंदर। For example, vectors are velocity, displacement, force, momentum, torque, etc. etc. ये तमाम की तमाम क्वांटिटीज़ वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, क्योंकि इनको कम्प्लीटली डिस्क्राइब के लिए इनकी डायरेक्शंस का भी होना ज़रूरी है। डायरेक्शंस के बगैर स्केलर क्वांटिटीज़ को तो डिस्क्राइब किया जा सकता है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्शन इज़ द मेजर पार्ट ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज़ फॉर इट्स एक्सप्लेनेशन। It would be meaningless to describe vector without direction. For example, distance of a place from reference point is insufficient to locate that place. The direction of that place from reference point is also necessary to locate it. तो अब तक हम लोगों ने इसके अंदर स्केलर्स और वेक्टर्स की डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा और फिर उनकी डिफरेंट एग्जांपल्स की मदद से अंडरस्टैंड किया कि स्केलर्स और वेक्टर्स में क्या फ़र्क है। तो अब हम फ़र्क बयान करते हैं कि वेक्टर्स को सिंबॉलिकली तौर पे किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मींस हम उनको सिंबल के तौर पे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। उनको हम सिंबॉलिकली हम बोल्ड लेटर्स की मदद से यूज़ करते हैं कि हम कोई भी अल्फ़ाबेट लें, वो स्मॉल लेटर्स हों या कैपिटल लेटर्स हों, और उनको हम बोल्ड कर दें। तो उन बोल्ड करने की वजह से जो हमारे पास वो क्वांटिटीज़ हैं वो वेक्टर क्वांटिटीज़ की मदद से उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम कंप्यूटर और लैपटॉप्स के ऊपर तो हम उनको उनको सिलेक्ट और कंट्रोल बी करके हम उनको बोल्ड कर लें, लेकिन हम अपने पेपर के ऊपर उन्हें तो बोल्ड कर दें तो उससे हमारा टाइम काफ़ी ज़ाया होगा। तो उसके लिए एक और मेथड है, वो ये कि हम बार का इस्तेमाल करें, कि हम उन अल्फ़ाबेट्स के ऊपर या नीचे बार लगा दें। तो बार लगाने से भी वो क्वांटिटीज़ एज अ वेक्टर एक्सप्लेन होंगी। और अगर हम उन लेटर्स के ऊपर एरो बना देते हैं, ये मेथड बहुत सारी बुक्स के अंदर और बहुत ही फेमस मेथड है कि हम उन अल्फ़ाबेट्स के ऊपर, उन लेटर्स के ऊपर एरो बना दें। तो एरो का मतलब होगा कि वो क्वांटिटीज़ वेक्टर्स हैं, और अगर हम उन क्वांटिटीज़ के ऊपर एरो नहीं लगा होगा या फिर उनके ऊपर और नीचे बार नहीं होगा या फिर वो लेटर्स बोल्ड नहीं होंगे, तो इट्स मीन वो क्वांटिटी वेक्टर्स नहीं है बल्कि स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। तो ये तो था कि वेक्टर्स को सिंबॉलिकली तौर पे किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब हम पढ़ते हैं कि वेक्टर्स को ग्राफिकली तौर पे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर्स को ग्राफिकली एक एरो की मदद से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब उस एरो के अंदर दो पार्ट हैं, एक उसकी टेल और दूसरा उसका हेड जहाँ पे एरो एंड हो रहा है। और ये मुकम्मल लाइन, ये जो उसकी लाइन की लेंथ है, ये उसकी मैग्नीट्यूड के बारे में बताएगी, और ये जो लाइन की डायरेक्शन है ये उस वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। तो आइए अब देखते हैं ग्राफिकली अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड। इन फिगर 2.15 द लाइन AB with arrowhead at B represents a vector V. The length of line AB gives the magnitude of the vector V on the selected scale, while the direction of the line from A to B gives the direction of vector as shown in figure. तो I hope आज का लेक्चर आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा होगा। ये बहुत ही आसान लेसन था जिसके अंदर हमने मोशन की डिफरेंट टाइप्स को एक्सप्लेन किया और स्केलर्स और वेक्टर्स की डेफिनेशन और एग्जांपल्स के साथ साथ वेक्टर्स को सिंबॉलिकली और ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आज का लेसन नीचे दी हुई वीडियो की डिस्क्रिप्शंस में से कॉपी करें और इस तरह की मज़ीद और प्रीवियस लेसन्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ने